हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा चैप्टर हम डिटेल में समझने के बजाय हम क्विक रिवीजन करेंगे जो आपके पेपरों में हेल्प करेगी और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। तो उससे पहले आपको इस पूरे पैराग्राफ में पूछा गया है कि किन बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हो कि कोई चीज आपकी लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो उसके लिए बताया गया कि कई सारे एग्जांपल्स, कई सारी चीजें, कई सारे प्रोसेस होती है जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज लिविंग थिंग्स है या नहीं है, क्योंकि एक सिंपल अकेले प्रोसेस के ऊपर हम डिपेंडेबल नहीं रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग बोलते हैं अगर मूवमेंट हो रही है तो दैट मीन्स वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स की सिर्फ ग्रोथ मूवमेंट होती है, अदरवाइज वैसे कोई मूवमेंट नहीं होती है ना। तो इसलिए उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा फिर। तो कहने का मतलब है कोई एक सिंगल ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसकी डेफिनेशन के बेसिस पर हम डिसाइड कर सके कि कोई चीज लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। तो वो प्रोसेस कौन कौन सी हैं जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर द थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग, तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही आया कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। देखो, वो सारी प्रोसेस जो हमारी बॉडीज या लिविंग बॉडीज के अंदर हो रही हैं, उनकी बॉडीज को रेगुलेट और मेंटेन करने के लिए वो सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई हाईलाइट कर रखी है मैंने, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब ऑफ द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से वो आती हैं प्रोसेस, तो बात करते हैं। पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं जैसे न्यूट्रिशन, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको क्या चाहिए होता है बॉडी मेंटेन रखने के लिए, न्यूट्रिशन यानी कि फूड, है ना। दूसरी बात करते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करते हैं हर लिविंग थिंग्स, सांस लेते हैं, है ना। सांस लेना मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं और वो खाने को डाइजेस्ट करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वाटर, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है वो सारा रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, इन प्रोसेस को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं अलग अलग वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, और जो मेन जो इनके कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप फिलहाल के लिए समझिए, ये चार जो है हमारी लाइफ प्रोसेस होती हैं जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज आपकी लिविंग थिंग्स है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, वो सब सिंपल ही है। अब देखो, हमारे एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिजम्स की, तो दो काइंड के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर। कौन सा होता है बेटा, यूनिसेलुलर होता है। अब ये यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक सेल, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। और बाकी क्या होते हैं, बाकी होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कई सारी सेल से बनते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे अंदर करोड़ों अरबों खरबों सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारी ये रिएक्शन जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी वो एक सिंगल सेल हैंडल करती है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर के अंदर ये सारी प्रोसेस जो है कई सारी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर रेगुलेट करती है। क्लियर ये बात, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब सबसे पहले देखो बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की। पहली जो हमारी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी टेकअप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर हो रहे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, फूड की फॉर्म में मिलती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, चलते हो, बाइसिकल चलाते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो, बोलते हो, सुनते हो, हर चीज में क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, फूड से। क्योंकि फूड में क्या पाए जाते हैं बेटा, फूड में पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट्स वर्ड से ही आया हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिनमें हम न्यूट्रिएंट्स को टेकअप करके उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात आई हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब जो है लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम मेनली पहले समझते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दो तरीके का न्यूट्रिशन डिस्कस किया गया है, इसके अलावा और भी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो हेटरोट्रोपिक्स में फर्दर डिवाइडेड होते हैं। तो अभी मेन क्या पढ़ते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कहीं बाहर से ना लेकर के खुद बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद, तीन पहियों वाली वो गाड़ी मत बोलना। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, इनमें एक स्पेशल प्रोसेस होती है खुद का खाना बनाने की, जिसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब आपको क्लिक कर गया होगा कि क्या हम टॉपिक बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अपने ही बनाए गए फूड से जो है लेता है। ठीक है, देखते क्या है इसके अंदर। यहाँ पर देखो आपको ये बताया गया, जैसे अगर मैं बात करूं एल्गीज या कुछ बैक्टीरिया या प्लांट्स की मोस्टली, तो उसके अंदर क्या होता है, वो प्लांट क्या करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस 12H2O लेते हैं। ठीक है, पानी के मोलिक्यूल लेते हैं, क्लोरोफिल केमिकल पिगमेंट की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, इन चार रॉ मटेरियल की हेल्प से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और क्या निकलता है साथ में, ऑक्सीजन और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स। अब ये ऑक्सीजन तो भैया हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब हर की तो नहीं, ठीक है, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग रहने के लिए, है ना। और बाकी बचा फूड, फूड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट मीन्स अगर ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई फूड नहीं मिलेगा।
तो चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उसके 3 स्टेप्स दे रखे हैं जो पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या स्टेप्स है, सबसे पहले क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, जो पेड़ होता है, पत्तियां होती है उसकी पेड़ों की, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल हेल्प से, ठीक है। सेकंड काम क्या करते हैं, फिर जो लाइट एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तीसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। भैया रिडक्शन क्या हुआ, देखो जरा जरा, एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन थे, है ना। अब यहाँ ग्लूकोज के फॉर्मूले को देखो जरा, इसमें कार्बन 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है, 6 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन, मतलब एक कार्बन पे 1 ऑक्सीजन। और पहले कंडीशन क्या थी, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो कम हो रहा है तो इसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेप्स एक के बाद एक इमीडिएटली हो, कुछ टाइम बाद भी हो सकते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट की बात करूं तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड वो नाइट को लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाकर वो रख लेते हैं, ठीक है। और दिन के समय जब क्लोरोफिल वगैरह का इस्तेमाल करके वो फिर उसको एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके का होता है, अगर मैं पत्ती को अगर मैं क्रॉस सेक्शन जो है माइक्रोस्कोप के अंडर में देखता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, ये आपके गार्ड सेल्स होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है लोअर एपिडर्मिस में, ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। ये बीच में क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको, डॉट डॉट, ये पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल। क्या है, पिगमेंट है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की वजह से ही आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना पाते हैं, ठीक है। बाकी की एयर कैविटीज है, ऐसा कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर गार्ड सेल्स को दिखाया गया अच्छे तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके का होता है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो बीच की ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं स्ट्रोमेटल पोर। और बाकी ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। अब क्या होता है, ये ना क्लोज और ओपन होकर ना, जैसे देखो इसमें बंद है और इसमें खुला हुआ है। जब खुला हुआ होता है तो ये गैसेज वाटर का एक्सचेंज बाहर की सराउंडिंग से करता रहता है, चाहिए होता है तो ले, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस चाहिए होती है या वाटर चाहिए होता है ना, तो वो इन्हीं स्टोमेटल पोर के जरिए अंदर बाहर होता रहता है, ठीक है। दिन के समय पे ज्यादातर ये स्टोमेटल पोर जो है बंद रहता है ताकि जो पानी प्लांट ने ले रखा है वो एवोपरेट होकर बाहर ना चला जाए, पेड़ सूख जाते हैं, ठीक है। या फिर जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो वो बंद कर लेते हैं। तो एक तरीके से गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ पोर, जिसकी वजह से वो रेगुलेट करता है अमाउंट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फलाना ढिमकाना का, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं कि हमें जो है ना किसकी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट वगैरह की पड़ती है। ये छोटी क्लास में आप पढ़ के आ चुके होंगे टॉपिक कि अगर एक पत्ती को हम जो है कवर कर देते हैं और उसे सनलाइट में एक्सपोज नहीं करते कई दिन तक, तो हम उसके ऊपर आयोडीन डाल के टेस्ट कर सकते हैं कि उसके पत्ती के अंदर स्टार्च बनता है या नहीं बनता। तो क्या होता है कि जब पेड़ आपका लाइट के अंदर में रहता है तो आयोडीन डालने पर उसका कलर आ जाता है, और अदरवाइज जब हम आयोडीन डालते हैं ऐसी पत्ती के ऊपर जिसको हमने अंधेरे में रखा था और लाइट का एक्सपोजर नहीं दिया था, तो उसके अंदर हम आयोडीन टेस्ट फेल हो जाता है, जिससे पता लगता है कि सनलाइट बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया गया है जिसमें क्या करा गया है, इस तरीके से ग्लास के अंदर 2 पौधे रखे गए हैं और एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इस वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उस वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड है, और दोनों के अंदर अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो स्टार्च का अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसके अंदर स्टार्च कम आएगा और इसके अंदर स्टार्च ज्यादा आएगा, ठीक है। तो दैट कंक्लूड कि CO2 इज आल्सो नेसेसरी फॉर दी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। बाकी इसके अलावा और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सोइल से। नाइट्रोजन तो एक एसेंशियल एलिमेंट है जो प्रोटीन बनाने के लिए और दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आपका इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोबैक्टर वगैरह जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और उस कंपाउंड को फिर जो है प्लांट डायरेक्टली मिट्टी से ले लेता है। ये तो था ऑटोट्रोपिक जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस को समझा। अब बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो अपना खुद का फूड खुद जनरेट नहीं कर सकते हैं, दे आर डिपेंडेबल ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि काउ, लॉयन, ह्यूमन बींग्स हो गए, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे फंगस हो गई, है ना, ईस्ट, मशरूम, ऐसे बहुत सारे भी हो गए जो इनकी बॉडीज के ऊपर, किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स मार देते हैं उन्हें, कुछ एनिमल्स को नहीं मारते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग मोड होता है हेट्रोट्रोपिक का, ठीक है। जैसे अब सबसे पहले बात करें अगर हम अमीबा की, तो अमीबा के अंदर किस तरीके से होता है देखते हैं जरा। इसको मैं शो करके दिखाता हूँ, रुको। हाँ, यहाँ देखो ये अमीबा है, ठीक है। इरेगुलर साइज होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। होता क्या है, जब भी इसके आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, ये उस फूड पार्टिकल को ना जो क्या करने की कोशिश करता है, एनगल्फ करने की कोशिश करता है बाय क्रिएटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये 2 स्ट्रक्चर एक हैंड की तरह शो हो रहे हैं, इन्हें बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। पोडिया का मतलब होता है अपेंडेजेस, जैसे कि हाथ या पैर। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो इसे हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, फॉल्स फीट या हैंड, ठीक है। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 2 इसके हाथ है, और धीरे धीरे ये और ग्रो करके इसे सराउंड करते रहते हैं और कुछ इस तरीके से ये बन जाते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है और ये हमारे पास फूड पार्टिकल आ गया। अब जो भी इसके बॉडी के अंदर एंजाइम्स, केमिकल्स होते हैं वो सब इस फूड पार्टिकल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और अटैक करने के बाद इससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के बाद अब 2 चीजें बचती हैं कि पहली क्या, जो यूजफुल मटेरियल था वो तो बॉडी के अंदर बच जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल था वो थोड़ा साइड हो जाता है। अब ये क्या करता है, फिर इसको फिर अंदर ही अंदर से सराउंड करने की कोशिश करता है, और सराउंड करने के बाद क्या होता है, ये जरा सा रप्चर होकर वहां से सारा जो मटेरियल अपना एक्स्ट्रा इस तरीके से रप्चर होकर सारा वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकाल देता है, ठीक है।
और ये बाकी के जो यूजफुल होते हैं वो इसके यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो ये पेपर में आ भी सकता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो वापसी चलते हैं। तो क्लियर है, इस तरीके से अमीबा के अंदर आपका न्यूट्रिशन होता है। ऐसी और भी आपके ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, जैसा पैरामीशियम है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी भी क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, और ये एक स्पेसिफिक स्पोर्ट से जो है फूड को अंदर लेता है और उसके बाद जो है ये फिर उसको डाइजेस्ट करके निकाल देता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को अच्छे से समझेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी हो सकता है, परंतु हमें समझना सब कुछ है इसके अंदर, है ना। क्या क्या है जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम बहुत सारे टाइप्स का फूड खाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। नेचुरली जो फूड हम खाते हैं वो ऐसे पार्टिकल जनरेट करता है जो बहुत ही छोटे और सेम टेक्सचर के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले, अगर हम जैसे कोई रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे टीथ हेल्प करते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि हम आसानी से उसको निगल सके। अदरवाइज ज्यादा बड़ा टुकड़ा होगा तो वो हमारे फूड पाइप के अंदर फंस सकता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ टीथ की, तो टीथ को समझते हैं सबसे पहले। टीथ जो है 4 तरीके के होते हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं, फिर कैनाइन, उसके बाद होते हैं मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 काइंड ऑफ टीथ होते हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है? टीयरिंग होती है, चीजों को खींचा फाड़ा जाता है, क्रशिंग होती है। ठीक है, और छोटे छोटे पीसीस के अंदर उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, कितने होते हैं ये? 2 1 2 3 इनटू में 4। 4 सेगमेंट में अगर मैं माउथ को बांटूं इस तरीके से, तो हर में कितने कितने मिलेंगे? ऐसे 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, तब जाकर जो है आपके 32 टीथ जो है काउंट होते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आगे की बात करें तो कैनाल की जो लाइनिंग होती है ना वो बड़ी सॉफ्ट होती है, और इस फूड को जो है ना थोड़ा सा वेट होने के लिए हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा। हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है। ठीक है, ये सिर्फ पानी नहीं होता है बल्कि एक फ्लूइड होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, और ये सलाइवा हमारी सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ होती है? आपकी दोनों चीक्स में होती है और आपके टंग के नीचे भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा खाना जो है छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ लिया जाता है, और हमारी जो है इसके अंदर सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को तोड़कर सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, फिर ये फूड जो है हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होकर माउथ में आगे बढ़ता है, और इसे हमारी टंग जो है हेल्प करती है चबाने में, अच्छे से मिक्स करने में। ठीक है, फिर फाइनली जो है हमारी मसल्स में जब आगे पहुंचता है, गर्दन की तरफ, कहाँ पहुंचता है? गर्दन की तरफ, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है? एक रिदमिकली ऑर्डर में फूड जो है नीचे पुश होता है। ठीक है, इस ऑर्डर को, इस तरीके को मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है? पार्टिकल जो है जिस जगह पर है, जैसे पाइप में देखा होगा आपने, कोई एक पाइप में मान लो पतले से पाइप में आप एक कंचा डाल रहे हो, है ना, तो वो जहां जहां कंचा होगा वहां से फूल जाएगा और ऊपर से प्रेशर लग के हम नीचे की तरफ खिसकता चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से हमारी नीचे जो है पार्टिकल चले जाते हैं। माउथ के बाद से फूड जो है आपका स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, किसकी हेल्प से? इसोफेगस यानी कि फूड पाइप की हेल्प से। फूड पाइप है हमारा। ठीक है, स्टमक जो एक बड़ा सा ऑर्गन होता है जो एक्सपैंड कर जाता है जब फूड उसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, जो मस्कुलर वॉल्स होती है स्टमक की, वो हेल्प करती है फूड को डाइजेस्टिव जूस से अच्छे से मिक्स होने की। हमारी बॉडी में कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब वो कहां से निकलता है? हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है। वहां से हमारा क्या क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम निकलता है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन, और बलगम म्यूकस निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे हमारा एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या काम होता है एसिड का? एसिड का और काम होता है जो फूड में बैक्टीरिया है बचे कुचे, उन बैक्टीरिया को भी खत्म करने के काम आता है। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस आपकी स्टमक की लाइनिंग को एसिड से बचाता है, वरना वो एसिड क्या करेगा? आपकी पेट की लाइनिंग को जला देगा, इरिटेशन हो जाएगी। एसिडिटी में पढ़ाया था ना मैंने, एसिडिटी में ऐसा हो जाता है, सारा म्यूकस भी खत्म हो जाता है और फिर बचा हुआ एसिड आपकी पेट की लाइनिंग को इरिटेट करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, यही लिखा हुआ है वही बात कि क्या हम कई बार एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होता है? एक स्पिंचर होता है पेट में, जैसे ये हमारा पेट बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे एक स्पिंचर होता है और यहाँ पर एक स्पिंचर होता है, ढक्कन की तरह समझ लो। ये रेगुलेट करते हैं फूड का अंदर आना और बाहर जाना। ठीक है, तो ये इसमें क्या करते हैं? जैसे जैसे खाना पचता रहता है ये ढक्कन जो है खुल जाता है और नीचे जो है हमारी इंटेस्टाइन में खाना पहुंच जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। कौन सा? इंटेस्टाइन। जो ये इतनी ज्यादा हाईली कोइल्ड होती है, इतनी ज्यादा ऐसे क्या कहते हैं, बंधी हुई होती है, ऐसे ऐसे कोइलिंग, तो मतलब बहुत लंबी होती है ये। ठीक है, तो उस हमारे छोटे से हिस्से में जो है कोइल्ड हो जाती है वो। जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर डिपेंड करता है कितनी है। हार्बीवोरस जो है घास वगैरह खाते हैं, तो इसलिए उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है क्योंकि उन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। मीट आसानी से पच जाता है, इसलिए कार्निवोरस जैसे टाइगर वगैरह, इनकी इंटेस्टाइन बहुत शॉर्टर होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइट है जहां पर आपका कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का सब हो जाता है। जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो लीवर, पैंक्रियाज, इनसे आपका जूस आता है। ठीक है, और जो फूड हमारा स्टमक में होता है वो एसिडिक होता है, जो एल्कलाइन बन जाता है आकर के यहाँ पर। बाइल जूस जो है लीवर से आ रहा है, वो आपका फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये फैट डाइजेस्ट होकर क्या बन जाते हैं? ग्लोब्यूल्स। उसके बाद इन ग्लोब्यूल्स के ऊपर अलग अलग तरीके के एंजाइम्स एक्ट करते हैं और इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ बाइल जूस के अंदर कुछ बाइल सोल्ट भी होते हैं जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को और एंजाइम्स के एक्शन को तेजी से फास्ट कर देते हैं। पैनक्रियाज क्या करती है? पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस सेक्रेट करती है जिसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन जैसे, जो डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को और लिपिड्स को, और उन्हें एक एमल्सिफाइड फैट बना देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद के पास भी ग्लैंड्स होती है जहां से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, और जो एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को एमिनो एसिड बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बना देते हैं, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देते हैं। तो सब चीजें यहाँ पर डाइजेस्ट हो गई हैं।
फिर डाइजेस्टेड फूड को जो है इंटेस्टाइन की वॉल जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। इंटेस्टाइन की वॉल पे छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे कैसे मान लो लाइन है, ठीक है, इस तरीके से आपकी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है पूरे में करोड़ों की संख्या में। ये क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड होता है ना वो इसके अंदर जाकर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एक तरीके से लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया प्रोवाइड कर देते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, इन विलाई के अंदर, इन्हें विलाई बोलते हैं, इन विलाई के अंदर होता है ब्लड वेसल। क्या होती है, ब्लड वेसल। जो भी हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ है वो इन ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, और कंप्लीटली डाइजेशन होने के बाद विलाई के अंदर जो ब्लड वेसल है उसके अंदर हमारा खाना एब्जॉर्ब भी हो जाता है। फिर उस एब्जॉर्ब खाने को जो है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जगह जगह पहुंचा देता है, और सबको एनर्जी काम करने के लिए मिल जाती है। जो हमारे टिश्यू खराब हो गए हैं, हमारी सेल्स खराब हो गई, उनको रिपेयरिंग के लिए एनर्जी मिल जाती है। अब जो खाना पचा नहीं है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ा देते हैं, जहां पर पानी और थोड़े बहुत मिनरल्स, सॉल्ट वगैरह जो है रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है वेस्ट मटेरियल हमारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के लिए भी वहां पर क्या होता है, एक्सपिंचर होता है। क्या होता है, एक मिनट, कहां गया, एक स्पिंचर होता है, उस स्पिंचर से ही रेगुलेट होता है, ठीक है। देखो एनस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, सुबह पोटी बोलते हैं जैसे, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा डाइजेशन पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो। एक एक टॉपिक में जो है लाइव प्रोसेस का डालता रहूंगा। थैंक यू।